नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर बीते कई वक्त से मांग उठ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को निरस्त करने का फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से प्रदेश की महिलाओं में काफी वक्त से नाराजगी नजर आ रही है। वहीं इस विधानसभा सत्र के दौरान महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक आने से अब पूरी तरह से राहत मातृशक्ति को मिल सकेगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ावा देने को मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भाजपा सरकार मातृशक्ति को बढ़ावा देने में हमेशा तत्पर है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहां से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने क्योंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 समेत 11 विधेयक पेश किए गए। 5440.43 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 5440.43 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में लगभग 3226.46 करोड़ रुपए मध्य और 2213.57 करोड़ भारित से संबंधित प्रावधान के हैं। भारित के अंतर्गत पूंजीगत मद में वेज एंड मीन्स एडवांस और कर्जों का भुगतान और राजस्व मद में राज्यपाल के कार्यालय, ऋण शोधन निधि और न्याय प्रशासन से संबंधित योजना है। इसमें जो आज हमने सप्लीमेंट्री बजट को हॉस्पिटल को रखा है वो 5440 करोड़ 43 लाख का है, जिसमें जो भारित है यानी चार्ज है वो 2213.97 और मध्य जिसमें कह सकते हैं वो 3226.46 करोड़ का है। और इसमें हम लोगों ने जो जैसे वेतन है उसमें 160 करोड़ का प्रावधान किया है, मजदूरी में 114 करोड़ का, पेंशन में 230 करोड़ का, समाज कल्याण से संबंधित 58 करोड़ का। वहीं प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार UKSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से कतरा रही है। मामले की जांच एसटीएफ से करवाई गई। यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में अगर सीबीआई से जांच करवाई जाती तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते थे, लेकिन बीजेपी कई लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई। उनको बचाना चाहते थे। सरकार को दबाव में, कांग्रेस के युवाओं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार को यह मामला एसटीएफ को देना पड़ा। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इन्होंने ये चाहते थे कि वो लोग जो इस मामले में संलिप्त हैं, वो चेहरे जो सत्ता के बहुत करीब थे, जिनकी कई जगह फोटो वायरल हुई बड़े नेताओं के साथ, उनको बचाना
वहीं देहरादून में विधानसभा शीतकालीन सत्र में कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 सालों से आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण वाली पत्रवली शासन में झूल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले सीएम धामी को पत्र लिखा था, लेकिन पत्र के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मेरा सवाल ये है कि आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर कोई बात क्यों नहीं करता। फिलहाल निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सतपाल महाराज पर भी तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सदन के बाहर महाराज हैं या आप जनता के लिए हैं। जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई। रविंदर शहीद हुए थे रामपुर तिराहे पर, उम्र थी मात्र 19 साल। उनकी माताजी सिर्फ परिवार में, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनकी माता को आज तक भी आंदोलनकारी के जो कोटे से पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। 20 साल के बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने राज्य के लिए शहादत दी, आप उसके परिवार के लिए भी गंभीर नहीं है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को राज्य आंदोलनकारी के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए। कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन शुरू होते ही कांग्रेस के कई सवाल सदन में रखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। साथ ही सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया है उससे विपक्ष के साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान UKSSC समेत कई मामले उठाएगी। वहीं विधानसभा सत्र की जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि सरकार के पास पूरा बिजनेस है, लेकिन इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि कल के सदन की कार्यवाही देखते हुए सदन 7 दिनों तक चलना मुश्किल लगता है। सदन के अंदर कुछ और बात में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। कार्य मंत्रणा में कुछ कहती है, सदन के अंदर कुछ और बात होती है। हम चाहते हैं कि सदन चले और जो मूलभूत प्रश्न इस राज्य के हैं, जिसको विपक्ष के विधायक सदन के अंदर उठाना चाहते हैं, सरकार उसका जवाब देने का काम करे। सरकार ठीक है नहीं है, सरकार के पास पूरा बिजनेस है और उसको पटल में रख दिया है। और आज जो बजट कल रखा गया है उसका पालन होना है और उसके बाद जो बिजनेस होगा वो आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बिजनेस की कोई कमी है। अच्छा, समय के साथ साथ जो है सत्र ऐसा नहीं है कि जब जितना काम होता है उसी हिसाब से सत्र चलता है। काम ज्यादा होगा तो ज्यादा लंबा चलेगा। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा जो मार्च में होगा उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या UKSC ट्रिपल भर्ती घोटाला हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड हो। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। उत्तराखंड में भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जोरों पर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर कभी भी बात नहीं करते। एरीगेशन की भर्ती में भी 228 पदों को भरने को रास्ता दिया गया, जिसके बाद उनके लिए जीवन की गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ना तो ये सरकार प्रचंड बहुमत के घमंड में युवाओं की बात सुन रही है, न रोजगार की बात सुन रही है, न महिलाओं की बात सुन रही है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार को दबाया जा रहा है और अत्याचार करने वाले खुद भाजपा के नेता है, भाजपा की सरकार है। युवाओं की तमाम भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं, जो भर्तियां हुई भी उनमें घोटाले हो रहे हैं और घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है। चाहे विधानसभा भर्ती हो, चाहे UKSSC की भर्तियां हो, चाहे ये 228 पद जो इरीगेशन के, जिसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर हैं, सभी के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अब हम और ज्यादा उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन रहा। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी आज विधानसभा कूच करने पहुंचे। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, वन विभाग घोटाला जैसे तमाम घोटाले प्रदेश में हुए हैं।
साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि वीआईपी को बचाने का काम किया गया है। उत्तराखंड सरकार को इन सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने सचिवालय का कूच किया है। तुम संघर्ष करो। भर्ती घोटाले का इनाम दे तो दिया केंद्र सरकार ने माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी को। आप देखिए, कल मैं उनका एक जगह इंटरव्यू देख रहा था कि पन्ना पढ़ के अब आज इतने महीनों बाद बहन अंकिता हत्याकांड के इतने महीनों बाद बता रहे हैं कि वो वीआईपी था या रूम था। उस दिन नहीं था, आंखें बंद थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले में अब इनको इनाम दे दिया गया कि जाओ बकरी का जो है बलि का बकरा बनो। उन्होंने शाबाशी दी। और देखो, उत्तराखंड को लूटने के लिए सरकारें बनी हैं। माननीय तिवारी जी के शासनकाल के बाद जो भी सरकारें आई, उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रहा। वहीं गलजवाड़ी की ग्राम पंचायत की प्रधान लीला शर्मा ने ग्रामीणों के साथ विधानसभा का घेराव किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण आवासीय भूमि को आबादी में दर्ज करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसके लिए करीब 16 सालों से संघर्षरत है। गांव के लगभग 350 परिवार भूमि के मालिकाना का हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके संबंध में ग्राम वासियों ने कई बार सीएम से लेकर जिला अधिकारी को भी अवगत कराया है, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को ग्रामीणों की भूमि की आबादी घोषित करने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने ग्रामीणों की जमीन को आबादी जमीन घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन भी करेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी 2 बार मिली हूँ, माननीय मंत्री जी से भी मिली हूँ, गणेश जोशी जी से, और पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने भी ये घोषणा किया है 2015 में कि ये वर्षों पुरानी आबादी है, इसको आबादी में दर्ज किया जाए और इनको मालिकाना हक दिया जाए। वो चलता रहा है, 16 साल हो गए। बताइए, 16 साल से मैं लड़ रही हूँ। जो गरीब जनता है उनका क्या होता होगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम विधायक सदन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं सदन की कार्यवाही को देखने के लिए स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। सदन की कार्यवाही को देखने के लिए राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन बच्चे पहुंचे। स्कूली बच्चों के साथ साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य कुंवर सिंह पुंडीर और अध्यापिकाओं ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ सदन की कार्यवाही को सुना। बनाए जाते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं। और आज तक तो हम टीवी में ही देखते रहते थे अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों को, और आज तो असलियत में भी देखा मुख्यमंत्री जी को भी आज हमने अपनी आंखों से सामने देखा है, और रितु खंडूरी जी को भी देखा है। जी, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे देखे हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी कैसे फैसले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मंत्री जी उनके 2-3 साल का एक लड़का है, उनसे ये आंगनबाड़ी के बारे में बात चल रही थी। हमने ये भी देखा वहाँ पे कि 2-3 मंत्री जी से 2-3 साल के लड़के का आधार कार्ड मांग लिया था, तो ये भी बात चल रही थी। वहाँ पे बहस कर रहे थे सब वहाँ पे सब लोग। यहाँ फैसले अच्छे होते हैं। वहाँ पर नवादा से 10 बच्चों को लेकर कक्षा 8 के लेकर आए हैं आज, और हमने सोचा बच्चों को जो क्रिएटिविटी है, जो एक्टिविटी है, वो हूबहू दिखाई जाए। केवल किताबी ज्ञान तो हर बच्चा रखता है, हर शिक्षक रखता है, और हमने सोचा बच्चों को विधानसभा हमारे नजदीक है और पूरे उत्तराखंड इस विधानसभा के नियम कायदे कानून जो बनाते उससे चलती है, तो हम क्यों नहीं इन बच्चों को आज विधानसभा की कार्रवाई को
वहीं लालकुआ कोतवाली पहुंचे एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में किराएदारों के सत्यापन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां 2 प्लाटून पीएसी सहित लालकुआ कोतवाल की अगुवाई में सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कुल 27 लोगों का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने को ना दे। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसमें 25,000 रुपए की जुर्माना राशि का प्रावधान भी है। साथ ही इसमें 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। इसलिए इस कड़े नियम का सभी लोग पालन करें ताकि यातायात व्यवस्था भी बनी रहे। कोतवाली लालकुआ के द्वारा सत्यापन के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। आज 2 प्लाटून पीएसी और जितने थाना और चौकियों के हमारी फोर्स थी, उन सबको लेकर थाना अध्यक्ष जो कोतवाल हैं वो खुद गए। काफी लोगों का इसमें सत्यापन किया गया। बाहरी लोगों को ये हिदायत दी गई है, जो मकान मालिक हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने सभी किराएदारों का सत्यापन करें और अगर इससे वो न कर पाए तो उसमें काफी चालान की भी व्यवस्था है। 81 पुलिस एक्ट में 27 आज चालान किए गए हैं। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। 5 दिनों से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रतोला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने मेयर और नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सीएम की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम उन्हें मानदेय नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में जाम भी लगाया गया, जिसको खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। प्रमुख में नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगे पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने को कहा गया है। इनका रीजन सिर्फ यही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अब से 6 महीने पहले एक घोषणा करी थी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन 6 महीने बाद भी माननीय महापौर महोदय ने सिर्फ आश्वासन दिया और अब से पहले उन्होंने ये बोला था कि तो 31 अक्टूबर तक तुम्हारा मानदेय पूरा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वो मानदेय भी नहीं बढ़ाया, उन्होंने सिर्फ जुमला दिया। नीति क्या है, ये कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए और 15,000 जायज मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपए की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है। तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपए दे दो, हमें 25,000 रुपए दे दो। हम तो ये कह रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश उसको फॉलो करो, वो वेतन हमें दो। तो तस्वीरें हम आपको हल्द्वानी से दिखा रहे हैं, जहां सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन से उन्होंने मानदेय देने की मांग की है।
अब सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हो रहा है। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रामनिवास गहलोत के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और नजर आ रहे हैं एमसीडी चुनाव प्रचार में सीएम पुष्कर सिंह धामी उतरे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो, दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामनिवास गहलोत के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां एमसीडी चुनाव को लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं और उनका ये रोड शो रामनिवास गहलोत के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका ये रोड शो बीजेपी प्रत्याशी के लिए उनके साथ वो नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामनिवास गहलोत के लिए उनका ये प्रचार प्रसार एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भाग लेते हुए नजर आते हैं और आज दिल्ली पहुंचे हैं और अपना रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हैं और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनीडाला की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नैनीडांडा ब्लॉक से एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनीडांडा पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लाने और उसके बाद ही चेकअप की बात कही थी। जब महिला पति के साथ बस में सवार होकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कोटद्वार जा रही थी, तभी रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव के लिए पूरी यात्रियों से भरी बस को सड़क पर ही खाली कराया गया और कोटद्वार हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर पहले ही बस में ही 108 सेवा के कर्मचारियों ने महिला का प्रसव करना पड़ा। हालांकि सीएमओ ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने खाली अल्ट्रासाउंड के लिए कोटद्वार भेजा था। हम बस में आए तो बस में डिलीवरी हो गई। हमने एक शॉर्ट को कॉल किया, उसके बाद हम यहाँ हॉस्पिटल में आए। तो किन दिक्कतों हाँ जी। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ, तो गड्ढे में खाली डिलीवरी के दौरान दर्द हुआ। उसके बाद हमने डेकेटर से एम्बुलेंस को कॉल किया, तो एम्बुलेंस हमें यहाँ क्या बोलते हैं पीडब्ल्यू ऑफिस के सामने मिल गई। वहाँ के अस्पताल में दिखाने गए। डॉक्टर ने जब देखा उसको तो वो उस समय लेबर में नहीं थी, मतलब उस समय बच्चा होने का समय नहीं था। तो डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर किया, क्योंकि उसका अल्ट्रासाउंड 5 महीने गर्भवती के दौरान हुआ था, उसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर किया। हल्द्वानी के घर में एक के बाद एक अनोखी घटनाएं घट रही हैं। मीडिया से जानकारी मिलने के बाद कमिश्नर दीपक रावत घर में पहुंचे और घर के लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि हल्द्वानी तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रईसमी आग के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। घर में बिजली का कनेक्शन काटने के बावजूद भी घर में कई जगह बार बार आग लग रही है, जिसकी वजह से पूरा परिवार दहशत के साए में रहने को मजबूर है। पूरे मामले में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन इस रहस्यमयी आग की जांच में जुटा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद उनके बिजली के बोर्ड में अचानक आग लग गई थी, जिसको देखते हुए विद्युत विभाग को बुलाकर घर का कनेक्शन कटवा दिया गया था। लेकिन कनेक्शन काटने के बाद भी बिजली के बोर्ड और तार फिर से अचानक जलने लगे। परिजनों ने बताया कि पिछले 20 दिनों में घर में जगह जगह आग लग रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि इस मामले में फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को जांच के आदेश दिए गए हैं, जिससे घर में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया गया, उसके बाद घर में जो रैंडम प्लास्टिक का सामान है, जैसे कि कुर्सी है या फिर कुछ कपड़े हैं, साड़ीज हैं,
या दराज के अंदर कोई कागज है, बड़ी रैंडम तरीके से चीजें जली हैं, जिसका अभी सीधे कहना कि क्या वजह है थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने अभी जो फॉरेंसिक की टीम है उनको कहा है कि जो चीजें जली हैं उनके ये लोग सैंपल्स एक बार लैब में दिखवा लें, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कोई गैस हो या कोई पर्टिकुलर कोई और चीज हो जिसकी वजह से कोई ज्वलनशील चीज हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। वहीं पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिडेंट में तैनात बाजपुर के एक सैनिक शहीद हो गया। शहीद जवान का शव उसके घर पहुंचाया गया। को बता दें कि बाजपुर का रहने वाला प्रकाश सिंह भारतीय सेना की 1811 मीडियम रेजिडेंट में तैनात था, जिसके 2 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में तैनाती की गई थी। शनिवार देर रात जवान प्रकाश की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके चलते सैनिक की मौत भी हुई। प्रकाश सिंह के शहीद होने की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बाजपुर एसडीएम राकेश सिंह तिवारी ने बताया कि शहीद प्रकाश सिंह को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के वाहन से मृतक सैनिक के शव को लाया गया है और मौके पर सेना के जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं। बाजपुर के गांव थापा नगला के प्रकाश सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह, जो कि 32-33 वर्ष के हैं, उनका आकस्मिक निधन 2-3 दिन पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हो गया था। तो डेड बॉडी आज आई है यहाँ गांव में और पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि यहाँ की जा रही है और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।